नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 4 क्लास नहीं की है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह 4 क्लास कर सकते हैं। तो आज की है क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। बी ऑप्शन है आपका जन निर्वाचित प्रत्याशी। सी ऑप्शन है एकल गैर संक्रमणीय मत और डी ऑप्शन है आपका संपूर्ण मतदान। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 का 3 है वो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान किसमें है? ये है भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 के 3 में। ठीक है, कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में दिया है। किसमें दिया है? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में बहुत जल्दी गलत कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चे जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? नहीं वाला बताना है हमें, है ना। बच्चे नहीं भूल जाते हैं और जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं और आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी। इन 3 में से आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन नहीं है। ए है आपका स्टेटमेंट प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, ये ठीक है, ये होते हैं आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा। ठीक है। बी है आपका प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, ये गलत है, विधान परिषद के नहीं होते। ठीक है। सी है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण, ये भी होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा। तो कौन सा नहीं होता? आपका बी वाला जो कथन है ये नहीं होता। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका बी, ए में ही है केवल बी। तो आपका इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसका हिस्सा कौन कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसका हिस्सा कौन कौन होता है भाई? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के हिस्सा। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आयु 35 वर्ष हो, बी ऑप्शन है पढ़ा लिखा हो, सी ऑप्शन है सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और डी ऑप्शन है देश का नागरिक हो। तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 58 का 1 है, उसमें राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन दी गई है। तो क्वालिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। किसमें दी गई है भाई राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन? आर्टिकल 58 के 1 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, बी ऑप्शन आपका संसद को, सी ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको किसको सौंपा जाता है? उसको सौंपा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आर्टिकल 71 के 1 के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है मंत्री समूह और डी ऑप्शन आपका कैबिनेट। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो दायित्व होता है वो किसका होता है भाई? राष्ट्रपति का होता है। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेना का क्या होता है? प्रमुख होता है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों का क्या होता है? प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत का चुनाव आयोग, बी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष और डी ऑप्शन आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? भारत का चुनाव आयोग। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन अपने निर्वाचन की तारीख से, बी ऑप्शन है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी ऑप्शन है अपने पद ग्रहण के दिन से और डी ऑप्शन आपका निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो जो राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है वह अपने पद ग्रहण के दिन से रहता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करेगा उससे उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देते हैं वो किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में कौन सा सही है। ए है दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ये गलत स्टेटमेंट है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में। ठीक है, बी स्टेटमेंट है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाया जाए। तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लाया जाता है भाई? जब वह उसका संविधान का उल्लंघन करता है, तो तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में है? वो है आर्टिकल 61 में। किसमें है? आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान। ठीक है, तो इनमें से कोई सा नहीं है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ए है आपका ऑप्शन, ए और बी दोनों ही नहीं, तो हमारा ए ठीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये दोनों ठीक नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, मतलब कौन सा कथन या स्टेटमेंट सही है। आपको यहाँ पर दो कथन दिए हैं, ए और बी। आपको इनमें से बताना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में कौन सा सही है। ए है, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। बी है आपका, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है उपराष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारे दोनों। ए में है ए और बी दोनों ही नहीं, ये गलत है। बी में है केवल ए, ये भी गलत है। सी में है ए और बी दोनों, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है भाई? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट दोनों ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से क्या सही नहीं है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ए, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। बी, राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। सी, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। और डी, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन गलत है। क्या कहा है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जाएगा। हटाया जा सकता है अगर वह जो संविधान है उसका उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को बीच में भी हटाया जा सकता है अगर वह भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 90 दिनों में, बी ऑप्शन है 6 माह में, सी ऑप्शन है 9 माह में और डी ऑप्शन आपका 1 वर्ष में। अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसको 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 6 माह में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका भारत का प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन आपका मंत्रिमंडल और डी ऑप्शन आपका राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो निम्नांकित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन निर्वाचन आयोग और डी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसकी याचिका किसके समक्ष दायर की जाती है? वो दायर की जाती है आपकी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आर्टिकल 71 के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी लोकसभा की अनुशंसा पर, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर और डी ऑप्शन आपका राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, बी ऑप्शन आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी ऑप्शन आपका एक राज्य का राज्यपाल और डी हो आपका उपरोक्त सभी। तो भारत का महान्यायवादी, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इसका क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यपाल और डी ऑप्शन आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है इसका निर्वाचन होता है। ठीक है भाई, इसकी नियुक्ति नहीं होती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है विधायी शक्ति है, बी ऑप्शन आपका न्यायिक शक्ति है, सी ऑप्शन आपका कार्यपालिका शक्ति है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति की क्षमा की जो शक्ति है वो क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। ए रूपांतरण पूर्णतः क्षमादान, बी दंड विराम कम सजा देना, सी दंड घटाना सजा कम करना और डी दंड निलंबन मतलब सजा को अस्थायी तौर पर टालना। तो देखो जो डी ऑप्शन है दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना, ये बिल्कुल ठीक है इसकी परिभाषा। दंड घटाना सजा कम करना, ये भी इसकी परिभाषा ठीक है। दंड विराम कम सजा करना ये गलत है, क्योंकि दंड विराम का मतलब क्या होता है कि जो सजा है या दंड है उसको अस्थायी तौर पर निलंबन करना, मतलब उसको टालना अस्थायी तौर पर। तो ये गलत हो जाएगा आपका। ये है आपका रूपांतरण पूर्णतः क्षमादान, तो ये गलत है। रूपांतरण का पूर्णतः क्षमादान नहीं होता। पूर्णतः क्षमादान का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से माफ कर देना, है ना, पूरी तरह से सजा माफ कर देना, वो होता है आपका पूर्णतः क्षमादान। तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी ऑप्शन दोनों है इसका आंसर। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जस्टिस MC महाजन, बी ऑप्शन आपका जस्टिस M हिदायतुल्ला, सी ऑप्शन आपका जस्टिस PN भगवती और डी ऑप्शन आपका जस्टिस BK मुखर्जी। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया है? वो किया है हिदायतुल्ला ने। तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कब से कब तक किया है भाई? तो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है हिदायतुल्ला जी ने। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी ऑप्शन आपका लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा और डी ऑप्शन आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सीधे चुनाव से। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त और डी ऑप्शन आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना है। ठीक है भाई, कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका लोकसभा, बी ऑप्शन है विधानसभा, सी ऑप्शन राज्यसभा और डी ऑप्शन आपका मंत्रिपरिषद। तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है,
तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राज्यसभा। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्यसभा का, बी ऑप्शन है लोकसभा का, सी ऑप्शन है आपका योजना आयोग का, और डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है भाई? राज्यसभा का। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।